तो देखिए 240 928, इसको ऐसे याद करना, 240 928 क्षेत्रफल है जो कि 32 87 263 का 7.33% है, कई बार पूछा जाता है। फिर यूपी का जनसंख्या घनत्व क्या है, 829, इसी को उल्टा कर दो, ठीक है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, भारत में चौथा स्थान। राम महानाप, राम रा से राजस्थान, यम से माँ से मध्य प्रदेश, और महान से महाराष्ट्र, आप से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, नेपाल, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और एक नेपाल, इसको लेकर कुल 10 हो जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक यूटी से सीमा, ठीक है। बाकी 8 राज्य। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। बलिया, ये सब एमसीक्यू में भी आगे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी, आपको यही वीडियो में ही याद हो जाने की गारंटी दिलाता हूँ मैं, याद हो जाएगी वीडियो में। देखिए बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, शामली पश्चिमी जिला है, उसके बाद सहारनपुर आपका दक्षिणी जिला है, और सहारनपुर दक्षिणी है, सोनभद्र आपका, सहारनपुर उत्तरी है, सोनभद्र दक्षिणी है, ठीक है। इतना सोच रहा हूँ फास्ट में सारी सब चीज़ें बताऊँ, इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, हो जाता है। यूपी दुग्ध और चीनी के उत्पादन में सेकंड स्थान पर हो गया है, याद रखना, क्योंकि अभी तक ये फर्स्ट स्थान पर था। यूपी सब्जी के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर हो गया है, वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998 12,341 है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5 यानी 16.5% है। यूपी का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 20.22। कितनी 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी, 20.22 बढ़ी, 20.22 बढ़ी। शहरी जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 22.23%, और ग्रामीण जनसंख्या 77.77%। याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदू अबाउट 80%, मुस्लिम अबाउट 19%, और 1% में ये सारे आ जाते हैं। तो कभी कभी डिटेल में पूछेगा तो सीरीज में लगाओ, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम सबसे ज़्यादा, फिर सिख हैं, ठीक है। उसके बाद ईसाई आते हैं, फिर जैन, फिर बौद्ध सबसे लास्ट में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.6%, कितनी 67.6 या 67.7 आप कर सकते हैं, ठीक है, या 67.67 कर सकते हैं याद करने के लिए। और इसमें पुरुष की जनसंख्या 77.3 यहाँ कर लेना, यहाँ 57.2 कर लेना, ठीक है। यहाँ 10 कम है महिला में, यहाँ 10 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यूपी की कुल साक्षरता से। और भारत की 73% है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नगरीय साक्षरता दर 75% है, ग्रामीण 65% है, 65.5। इसको ऐसे थोड़ा सा अगर अनुमान मतलब एकदम एग्जैक्ट ना पता हो तो भी एग्जाम में आप कर पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग 4 है, मंडल 18 है, जिला 75 है। आंवला जो है नया जिला बनने की कगार पे है, ठीक है, जो कि बरेली का है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद ग्राम पंचायत 58,176 है, तहसील 351 है, और विकासखंड उत्तर प्रदेश में 826 है। ये 2021 के आंकड़ा के हिसाब से है, उसके बाद अभी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, ठीक। शहरी निकाय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 17 नगर निगम है, अभी हाल में चुनाव हुआ है। नगर पालिका परिषद 200 है, इसको याद रखना, क्योंकि विधान परिषद जो है वो 100 है, तो इसी तरह से नगर पालिका परिषद भी आप ध्यान देना 200 है, ठीक है। और 545 नगर पंचायत है, ठीक, अभी चुनाव हुआ इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे नया नगर निगम कौन सा है, कभी एग्जाम में पूछ लेगा, शाहजहांपुर पूछ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी 17 नगर निगम अपने उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी, कोई बात नहीं याद है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग 1998 बना है। और ये याद रखना, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है, ठीक है। परमाणु विद्युत केंद्र एकमात्र नरोड़ा बुलंदशहर में 1989 में इसकी पहली इकाई, 2 इकाई लगी है यहाँ पर, ठीक है, 220 की 2 इकाई लगी है। तो यहाँ पर पहली इकाई 1991 में चली थी, ठीक है, जब भारत में आर्थिक मंदी चल रही थी। उर्दू यूपी की द्वितीय राजभाषा 1989 में लगी थी, ये बनी थी, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, साथ में रिलेट करके। उसके बाद NH-19 जो है, NH-19 अब NH-2 का पुराना नाम NH-19 हो गया है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस चीज़ को ध्यान देना। फिर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बना है। फिर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में। और भारत में कब चलाई गई थी, 1953 या 1954, कब चलाई गई थी, 54 या 53 में, कमेंट करके बताइएगा। प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में, इलाहाबाद से नैनी या प्रयागराज से नैनी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने याद करवा दिया है, अगर हमारी वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बता के। देखिए विधानसभा 403 है, और विधान परिषद 100 है, लोकसभा 80 है, और राज्यसभा 31 है। दुग्ध परिषद 1976, कई बार पूछा जाता है। किसान रथ 1011 में। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009, जिस पर आप आय जाति का आवेदन कराते हो, निवास प्रमाण पत्र का, 2009 में स्टार्ट हुई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, किसान मित्र 18 जून 2001। यूपी में किसान बही 92, किसान बही 92, किसान बही 92, ठीक है। उसके बाद यूपी में चकबंदी 54। कृषि जलवायु प्रदेश 9, ठीक है। और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश पूछेगा तो 20। उत्तर प्रदेश की मृदा 8। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई गई थी। सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यूपी में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, पूछा जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस यंत्र से होती है, किस माध्यम से, तो नलकूप से 75%, नहर से 15%, कुआं से 8.7%, आधा %, झील तालाब से, अन्य से 0.8%। फिर IFSR 2021 के अनुसार
उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 7.22 हैं। देखिए 7.33% भारत का क्षेत्रफल यूपी लेकर बैठा है और इस पर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है 7.22। कुल वृक्षावरण और वनावरण 9.23 है। कितना है वृक्षावरण वनावरण 9.23। उसके बाद वनावरण 6.15 और सर्वाधिक वन प्रतिशत सोनभद्र में है। ठीक है, सबसे कम वन प्रतिशत भदोही में है और पहला वनग्राम बेलहत्ती है जो कि सोनभद्र में है। ठीक, उसके बाद कुल अभयारण्य या वन्य जीव संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में 28 हो गए हैं। वन्य जीव बिहार कितने हैं 11, पक्षी बिहार कितने हैं 14। उसके बाद एक शेखा वन्य जीव विहार अलीगढ़, शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में बना है शेखा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एक दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। ठीक है, अमनगढ़ जो कि बिजनौर वाला है अमनगढ़, और रानीपुर चित्रकूट और बांदा के पास में है, इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है अभी हाल ही में। अब ये नया नया बना हुआ है तो इसको थोड़ा सा याद रखना, बुंदेलखंड में एकमात्र। और सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये मेरठ और अन्य जिलों में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर में है। ठीक है, और ललितपुर में सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश के में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम ललितपुर में है। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, नवाब उन्नाव। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी लाख कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ हो गया है, ध्यान रखना। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार अलीगढ़। अब एटा पक्षी विहार जो पटना में था, पटना पक्षी विहार एटा में। ठीक है, पटना पक्षी विहार एटा में जो था पहले सबसे छोटा पक्षी विहार था, अब शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ वाला सबसे छोटा हो गया है। ठीक है, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। और प्रथम खनिज नीति, इसको याद रखना, ये चाहे याद रहे चाहे नहीं, इसको याद रखना। प्रथम खनिज नीति कब आई उत्तर प्रदेश में 1998। इसी में खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। और यूरेनियम एकमात्र अपने जिले ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, भारत में तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ हीरा भी बांदा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में, हीरा बांदा में, और तांबा भी एकमात्र जगह है ललितपुर। ठीक है, तांबा व ललितपुर में पाया जाता है। कई बार तांबा का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना। और यूपी में उद्योग की बात करें, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। फिर पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बनी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है ही है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, ये भारत की तीसरी कोच फैक्ट्री है रायबरेली में जो बनी है। रेल पहिया कारखाना जो बना है ये भी एक रायबरेली में बना है, रेल पहिया कारखाना। ठीक है, और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपण निर्माण केंद्र अभी हाल ही में लखनऊ में बन रहा है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। अफीम की खेती कहाँ होती है बाराबंकी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला में है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नैनो यूरिया बनाने का, जो कि लिक्विड यूरिया होती है बोतल में भर के आती है, उसका कारखाना नैनो यूरिया वाला आंवला में बना है, करंट है। फूलपुर और गोरखपुर, यहाँ फूलपुर इलाहाबाद में है और गोरखपुर यहाँ भी यूरिया के कारखाने हैं अपने यहाँ। यूरिया मीन्स उर्वरक। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956 बना। पर्यटन निदेशालय 1972 में। पर्यटन विकास नीति 1974 में। पर्यटन नीति प्रथम जो है 1998 में आई थी, इसमें भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद नई पर्यटन नीति अभी 2018 में आई हुई है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। 98 में प्रथम आई थी, नवीनतम अभी 2018 में आई थी। 3 हेरिटेज आर्क हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं। ताजमहल 83 में, उसके बाद आगरा भी ताजमहल के साथ 83 में आगरा किला, फिर फतेहपुर सीकरी 3 साल बाद 86 में, बस इतने ही हैं। उसके बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर हैं रामलीला 2008 में। ठीक है, रामलीला 2008 में, और कुंभ मेला सप्तारा में। ठीक है, सप्तारा के लोग कुंभ मेला में आते हैं, तो कुंभ मेला 2017 में। फिर माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट में है। उसके बाद एससीओ की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी इस समय 2023 के लिए जो बनी है ये वाराणसी है। उसके बाद राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में, कई बार पूछा जाता है ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में 1962 में बनी थी। संगीत नाटक अकादमी 1969 में, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, इसका पूर्व नाम प्रदेश नाट्य भारती थी, 1963 में स्थापना हुई थी। फिर 1969 में इसका नाम संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में बनी। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 में बना। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू बनी थी, और 89 में क्या बना था अपना नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी 1911 में लखनऊ में है। और उसके बाद भारत कला भवन, पूछ लेगा भारतीय कला भवन या भारत कला भवन, ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। भारतीय नाट्य अकादमी भी 1975 में बनी थी, अभी ऊपर बताया था मैंने। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, और कथक संस्थान अभी मैंने ऊपर बताया था 1989 में लखनऊ में बना है। ठीक है, भारतीय कथक संस्थान लखनऊ। उसके बाद भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1966 में हुई। देखिए पहले ये मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से 1926 में स्थापित हुआ। 1966 में इसे विष्णु भारत खंडी के नाम पर भारत खंडीय संगीत संस्थान कर दिया गया। फिर 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है, राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। ठीक है,
राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है 1957 में लखनऊ में, ठीक है, बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार प्रयागराज में है 1947 में। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति के एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। मथुरा कुषाणों की राजधानी रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ठीक है, और सुलाकुल उत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। और तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में लखनऊ में स्थापित हुआ। बेसिक शिक्षा 72 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 72 में। कृषि अनुसंधान परिषद 1989 उत्तर प्रदेश वाला 1989 में क्या क्या हो गया, 4 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें, 4 चीज़ें 1989 में हो गई हैं, ठीक है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा नरोरा परमाणु विद्युत गृह, तीसरा अपना कत्थक संस्थान लखनऊ में बना 1989 में, और चौथा क्या हो गया, राजभाषा उर्दू हो गई, ठीक है, ध्यान देना इसको। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में बना है। ये कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में भारतीय वाला, और 79 में उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में बना। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 में। हिंदी संस्थान 1976 में। देखिए, संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान 1976 में। राजकीय राजभाषा उर्दू 1989 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, और उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 5 है। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उसको देखते हैं। देखिए, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय में से एक है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या में पड़ता है ये। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है, आप ये अयोध्या कानपुर याद रखिएगा। उसके बाद सरदार पटेल वाला मेरठ में है। फिर बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, ये केंद्र राज्य का है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में बनाया जा रहा है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सैफई इटावा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना, याद रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी आधारशिला रखी थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बना है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन है, इसलिए इसका डेट याद रखना 1887 में। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 2013 में रायबरेली में बना है, जहाँ पर समसपुर पश्चिमी बिहार है, समसपुर। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में बना है। उसके बाद अभी बहुत सारे निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है। फिर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये सब निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। प्रयागराज में बन रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। पहले इसका नाम था प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो इसको थोड़ा सा कन्फर्म करके देख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार पढ़ा दी, इसलिए बहुत फास्ट कर रहा हूँ। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान हम देखते हैं। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, याद रखना। फिर राष्ट्रीय शर्करा कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, तो दालचीनी याद रखना। उसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। देखिए, पशु पक्षियों की इज्जत करना, तो दोनों पशु पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। कृषि वानिकी वाला झांसी में है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है राष्ट्रीय वाला, लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय वाला कोयम्बटूर में है। और गन्ना अनुसंधान परिषद वो पूछेगा तो वो शाहजहांपुर में है। कहाँ है? शाहजहांपुर में, याद रखना। उसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड प्रिवेंशन रिसर्च नोएडा में है। सेंटर पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। लेदर पार्क आगरा में है, लेकिन मेगा लेदर पार्क कानपुर में बना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। उसके बाद अटल एकता पार्क 2021 में झांसी में बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर से जाता है। पूछ लेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन 341 आप या 340 याद रखिएगा। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में बनाया गया है। 9 जिलों से होकर जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और 6 लेन का है, जो 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और इसे सुल्तानपुर के कोड़े भार के पास एक 3.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जो कि वायुसेना के लड़ाकू विमान जो है लैंड कर सके यहाँ पर कभी आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद फिर अगला है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितना है? तो
4 कम 300 किलोमीटर है। वैसे तो 296 थोड़ा दिक्कत होगी, 4 कम 300, 4 कम 300, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा, चित्रकूट से इटावा के बीच में बन रहा है और 7 जिलों से होकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे 6 कम 600 किलोमीटर है, कितना है 6 कम 600 किलोमीटर, 12 जिलों से होकर जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो स्लो कर लीजिएगा, तो मन करे तो इसी स्पीड पे देखिए या बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा देखते हैं। उत्तर में युवा हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं। देखिए हिमालय युवा ही है, सबसे युवा, तो इसलिए युवा हिमालय, इसकी शिवालिक श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ शिवालिक श्रेणियाँ हैं। पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी है तथा दक्षिण में बिंद की पहाड़ियाँ हैं तथा पूर्व में गंडक नदी आती है। कहाँ से? नेपाल से। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। बुंदेलखंड में 7 जिले प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण बिंदक्रम की शैलों से हुआ है। पूछ लेगा कि बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ? बिंदक्रम की शैलों से हुआ, जो प्री कैम्ब्रियन युग से बना है। प्री कैम्ब्रियन युग में, तो कभी कभी ये पूछता है किस युग में बना है। देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 2352 से 3128, इसको तो वैसे पढ़ते हैं 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है ये, ठीक है। उसके बाद 7.36 इसका बीच का गैप है। और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये 7.09 है, तो कभी एग्जाम में आएगा तो इसमें दोनों का गैप देख लेना, 7.36 और 7.09, अगर ना याद रहे तो लगभग 7 आएगा गैप। उसके बाद क्षेत्रफल 240 928 32 87 263 का 7.33, मैंने बताया था कई बार रिपीट हो जाएगा। 8 to 9 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 640 किलोमीटर लंबाई है, 240 उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, जब उत्तराखंड जो है 13 जिलों को लेकर, पर्वतीय जिलों को लेकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है, राम महानाप। उत्तर प्रदेश की सीमा, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर एक बार आपको पढ़ा दी है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, वो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। एकमात्र हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से सीमा टच करता है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है उत्तर प्रदेश। झारखंड और छत्तीसगढ़ भी केवल सोनभद्र से सीमा साझा करता है। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। उसके बाद दिल्ली से गाजियाबाद एवं जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 ही सीमा साझा करते हैं, 2 ही जिले। ललितपुर एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ललितपुर भारत का, उत्तर प्रदेश का त्रिपुरा है। बलिया पूर्वी में है, शामली पश्चिमी में है, और सहारनपुर उत्तरी और सोनभद्र दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी आपको कि खरा सोना हरी सीता, ठीक है। खरा सोना होता है, हरी सीता, तो खरा से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र से सोनभद्र, हरी से हरदोई और सीता से सीता। उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे छोटे जिला हारवी गज सांवली, सांवली याद रखना, सांवली से शामली, ठीक है। सबसे छोटा वैसे हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, और रवि से संत रविदास नगर भदोही है, और गज से गाजियाबाद, सांवली से शामली, याद रखना। मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया। ये है मैप, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं बहुत समय लग जाएगा। उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप 3 भागों में बांटा गया। उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है उत्तर का भावर क्षेत्र। देखिए भावर क्षेत्र आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र को भावर कहते हैं। उसके बाद तराई का क्षेत्र आता है, ठीक है। यह पतली चौड़ी पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। उसके बाद 34 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये भावर का क्षेत्र, भावर क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़ होती है। फिर तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र में जो है ये भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र पड़ता है। ये पट्टी के रूप में ये भी सहारनपुर से कुशीनगर महाराजगंज तक फैला हुआ है। कुशीनगर महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि कुशीनगर महाराजगंज के पास ये चौड़ा हो जाता है। यहाँ समतल और नम भूमि पाई जाती है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। सबसे अधिक वर्षा होने के कारण दलदली मैदान पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जलवायु ठीक नहीं होती है। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है इसे। मलेरिया चिकनगुनिया का प्रकोप किस क्षेत्र में बना रहता है? तराई क्षेत्र में। यहाँ घास लंबी लंबी पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वरता होने के कारण यहाँ पर पानी चाहने वाले फसल गन्ना और धान की भारी मात्रा में खेती होती है। कहाँ? तराई क्षेत्र में। मध्य का मैदानी, दक्षिण के पठारी, ठीक है, और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान जो है यमुना और गंडक नदियों के मध्य में पाया जाता है, और यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, उसके बाद शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक आदि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। क्षेत्र की ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो 80 से 250 मीटर है। मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसे ही बहता है। नदियाँ ऐसे ही तो बहती हैं। उसके बाद मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी ढाल की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, फिर यहाँ मैदान हो जाता है, इसलिए ढाल पूर्व में कम हो जाता है। दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र,
यह क्षेत्र मैदान के दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय भारत की का ही उत्तरी विस्तार, इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। ललितपुर, कौन कौन से जिले आते हैं? 7 जिले बुंदेलखंड में, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है। इलाहाबाद का दक्षिणी भाग जो है वो मिर्जापुर के गंगा का दक्षिणी भाग, और इसी तरह मतलब इतने जिले तो आते ही हैं जो है। उसके बाद इलाहाबाद का दक्षिणी भाग और मिर्जापुर के गंगा का दक्षिणी भाग, ये क्या है? ये पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आता है। और सोनभद्र, चंदौली का भी कुछ भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आता है। इस पठार की ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां हैं जो कि 600 मीटर तक लंबी यानी ऊंचाई में है। 600 मीटर तक। कौन है? सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां। इसे पूछ लेगा, सोनाकर कैमूर पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र में फैली हुई हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं। बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाई जाती है जिनमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में मिल जाती है। ठीक है। और सोन और टोंस गंगा में मिलती है। ये पहाड़ों में जल स्रोत पाते हैं, मतलब पठार से ही, पहाड़ों से इनको जल मिलता है इन नदियों को। सामान्यतः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। यहाँ मोटे अनाज जैसे चना, अरहर, ज्वार और गेहूं की खेती होती है और ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है, जिसे मार मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को मार मृदा, करेल मृदा, ठीक है, और कपासी मृदा, इन सारे नामों से काली मिट्टी को जाना जाता है। फिर जलवायु देखते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, सामान्यतः पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, या आप समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, या उपोष्ण मानसूनी। और कोपेन ये बताते हैं कि CWG यहाँ पर जो जलवायु है उसे ये मतलब कई तरीके से डिवाइड किया गया है भारत की जलवायु को। तो उत्तर प्रदेश में CWG मिलता है कोपेन के अनुसार से, इसको आप रट लीजिएगा। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है, कोपेन बताते हैं। आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, आगरा में गर्म होता है और झांसी झौंस जाती है। बरेली में सबसे कम गर्मी होती है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्ष के आंकड़े 1989 से 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का 89% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। कैसे? ये वाले मानसून से। अब बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से ज़्यादा वर्षा नहीं मिलती है। और गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज की गई है। अभी तक आपने मथुरा पढ़ा होगा, लेकिन चेंज हो गया है, रायबरेली याद रखना। अब आते हैं कुछ फैक्ट पर। उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई तो मैंने बता दिया आपको, 650 लंबाई, 240 चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण। क्षेत्रफल 7.33। उसके बाद 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल। उत्तर प्रदेश किस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है? पर्वत श्रेणी, शिवालिक। ठीक है, उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी का विस्तार है और प्राचीन भाग गोंडवाना का हिस्सा है। और प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण हुआ है बिंदकर्म की शैलों से। मैंने क्या बताया था? अभी पूछ लेगा कभी तो बता देना। खादर, नवीनतम कांप को खादर कहते हैं, प्राचीनतम कांप को, जहाँ कभी बाढ़ हाल ही में नहीं आती है, मतलब कभी 20-50 सालों में कभी बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी पहुँचता है, वो बांगर है। और भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं, भावर क्षेत्र है। और तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल होती है, नम और दलदली होती है। प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो मध्य की बात करेगा तो इधर यमुना है, उधर गंडक है। ये मैदान इसी के बीच में स्थित है। गंगा यमुना मत लगाना। बीड़ों का निर्माण किस नदियों के किनारे पर हुआ है? चंबल और यमुना के। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई मैंने बताया था 300 है। बिंडम जलप्रपात मिर्जापुर में है। चंबल, बेतवा, केन यमुना में दाहिने से मिलती हैं। और भारत में मृदा अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल का घाटी क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण क्या है? कर्क रेखा से उसके नज़दीक का। ग्रीष्मकाल में प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को लू कहा जाता है। प्रदेश की बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसून को पूर्वा कहते हैं, लेकिन इससे अब वर्षा कम मिलेगी। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मानसून का प्रवेश किस दिशा में होता है? पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से। पूर्व से हो जाता था या दक्षिण पूर्व से, लेकिन इससे अब वर्षा ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि ये क्वेश्चन है अगला कि प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है? तो यहाँ 75 से 85 है, लेकिन ये आंकड़ा अब गलत हो गया। अब 89% बरसात हमें यहाँ से मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो इसको अब गलत हो गया है। ये बंगाल की खाड़ी से नहीं, हमें आपको यहाँ अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून से वर्षा मिलने लगी है उत्तर प्रदेश को। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो पूर्वी मैदान और तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदेश में वर्षा होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? देखिए, शीतकाल में चक्रवाती वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में संवहनीय वर्षा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है? मैंने ऊपर जो पढ़ा दिया सहारनपुर, ठीक है, जो मैंने बता दिया है उससे 50% आपको वहीं से कवर हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। मैंने बताया था राम, महान, आप।
कई बार पूछा जाता है। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ की सीमा बलिया से नहीं स्पर्श करती है, तो बिहार से टच है। ठीक है, बाकी हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव 5 जिले जो हैं वो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम की बात कर रहा है तो यमुना नदी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में आपको दलदली मृदा मिलेगी या पथरीली? तो पथरीली भाबर क्षेत्र में मिलेगी, दलदली जो है तराई क्षेत्र में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में अभी यहाँ बता रहा है, लेकिन याद रखना जो 2018 में नया आंकड़ा आया है वहाँ सबसे कम वर्षा जो है रायबरेली में दर्ज की गई है, जहाँ समस्तपुर पश्चिमी बिहार है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आएगा सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर रविदास नगर आएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? निम्न नगरों का भौगोलिक दृष्टि से घटता क्रम कौन सा है? तो वाराणसी, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आंकड़ा भी सही है। ठीक है, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है सोनभद्र का है, फिर मिर्जापुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी। ठीक है, ये बीच के जिले पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं सबके लिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है कौन सा? बुंदेलखंड। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र बुंदेलखंड होगा। ठीक है, निम्न में से कौन किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है, उसके बाद पूर्वी गंगा मैदान में। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान रखता है चतुर्थ। राम महान आप। निम्न में से किस जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती। नेपाल से बस्ती, बलरामपुर, पीलीभूत, महाराजगंज और ऐसे ही कई सारे जिले लगे हुए हैं। सिद्धार्थनगर भी लगा हुआ है। 7 जिले हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में? तो वाराणसी यहाँ पर सबसे छोटा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कठिन होते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करते हैं वैसे ही, बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपहार मृदा कहते हैं? तो बांगर को उपहार मृदा कहते हैं, ना कि खादर को। ठीक है, बांगर कभी कभी उपहार देते हैं, तो बांगर मतलब गंगा कभी कभी बांगर मृदा उपहार देती है। गंगा के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो खादर बांगर दोनों पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी को मटियार दोमट या नूतन कांप खादर को कहते हैं? बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बुंदेलखंड में काली मृदा को किन नामों से जाना जाता है? सभी। कौन कौन सी? करेल, कपास और रेगुर। ठीक है, काली मृदा को मार मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार मृदा भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक और उसके बाद लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में पाई जाती है। मुख्यतः तो सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है और झांसी में भी। जहाँ मिर्जापुर, सोनभद्र में लाल मिट्टी व काली मिट्टी दोनों मृदा पाई जाती है। ठीक है, दोनों लाल व काली दोनों मृदाएं पाई जाती हैं। परवा यानी पड़वा, मार यानी माड़, राकर यानी राकड़ और भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। ऐसे पूछ लेगा ये सारी मृदा कहाँ की मृदा है? तो बुंदेलखंड की है। तो निम्न में से कौन अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? तो आपको पता होगा इटावा में चंबल और यमुना आपस में मिलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। फिर कौन सी नदी अवनलिका अपर्दन के लिए कुख्यात है? तो वैसे चंबल है, लेकिन यमुना भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चंबल कुख्यात है। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हिमालय की तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है और वहाँ ज़्यादा मिट्टियाँ आके सब यमुना में बह जाती, यहाँ गंगा यमुना के मैदान में आके यहाँ पर जो है मैदान का निर्माण करती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अपर्दन तराई क्षेत्र से ही तो होगा। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ऐसे पूछेगा दोमट मिट्टी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला पश्चिमी प्रदेश, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपको पता है पश्चिमी में यही कौन सा पड़ता है? राजस्थान से जुड़ा हुआ आगरा और मथुरा, आगरा मथुरा। ठीक है, प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? जलीय अपर्दन। कौन से अपर्दन अधिक होता है? जलीय। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपर्दन को, क्योंकि उसकी सारी उर्वरक और खाद बह जाती है। उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया? 8। मृदा समूहों में उत्तर प्रदेश को 8। शस्य गहनता उत्तर प्रदेश की केंद्रीय शस्य गहनता से यानी राष्ट्रीय शस्य गहनता से अधिक है। कितनी है? 162% है शस्य गहनता। उसके बाद
प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। चाहे कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे, चाहे शस्य जलवायु प्रदेश पूछे, चाहे शस्य जलवायु क्षेत्र पूछे, 9 शस्य कृषि। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है वाराणसी में। प्रदेश में आम को दूसरे प्रदेश में किस नाम से भेजा जाता है? नवाब ब्रांड लखनऊ से। आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ आलू निर्यात जोन आगरा में है। उसके बाद आलू को दूसरे प्रदेशों में किस ब्रांड नाम से भेजा जाता है? ताज ब्रांड से। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। लीची प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पैदा होती हैं? तो सहारनपुर और मेरठ में लीची मुख्य रूप से। माल्टा, मौसमी और ब्लड रेड किन जिलों में पैदा होते हैं? मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। इनमें से कुछ भी आ जाएगा, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। देख लेना, मतलब सहारनपुर के एरिया जो अपना ये आता है कुछ तराई क्षेत्र वाला, ठीक है, तराई क्षेत्र भी नहीं है लेकिन वहाँ पर पानी बरसता है तो रुकता नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में होता है। नींबू प्रदेश के मुख्य रूप से बुंदेलखंड में पाया जाता है, मुख्य रूप से, वैसे सहारनपुर में भी होता है, ठीक है। संतरा की खेती बुंदेलखंड के कुछ जिलों, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। संतरा बुंदेलखंड में और सहारनपुर में भी होती है। प्रदेश का नामकरण देखिए, ये बीच में एक टॉपिक हमने रखा है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है और इसे देख लीजिए। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत बना, फिर 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बना, 37 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश बना ही है। तो 36 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 77 में आगरा और अवध, 7 आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत 37 में। फिर राजधानी परिवर्तन हुआ 1836 से, भी आगरा बनी सबसे पहले। 1858 में इलाहाबाद बनी, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनी, 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी कब स्वीकृत की गई थी? 1947 में। उर्दू द्वितीय 1989 में। 1956 में क्या बना था? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? 1938 में। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1937 में। और विधान परिषद का भी 1937 में गठन हो गया था। प्रथम बार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था वो 1937 में ही हुआ था, ठीक है, आज़ादी से पहले। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में 89 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 85 एससी के लिए आरक्षित हैं और 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 17 क्या है? ये 17 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सारी की सारी एससी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। 1861 में 3 उच्च न्यायालय बने थे, बम्बई और कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनी? इलाहाबाद। 77 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। प्रदेश के किस मंडल या संभाग में 6 जिले नहीं हैं? ठीक है, प्रयागराज में 6 जिले नहीं हैं। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ को याद रखना। और प्रयागराज जिला ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। उसके बाद कान में लख, ये 6 जिले रखते हैं, कान, मेरठ और लखनऊ। प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? विकास खंड हैं 826, 351 तहसील है, 545 कितने हैं, क्या हैं? नगर पंचायत हैं। 200 विधान जो है, विधान परिषद नहीं, नगर पालिका परिषद 200 है, विधान परिषद 100 है। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रथम विशंबर दयाल हैं। उस समय 7वें लोकायुक्त संजय मिश्र हैं करंट में। श्री चंद्र भाल क्या थे? यह विधान परिषद के प्रथम क्या थे? सभापति थे। कोर मानवेंद्र सिंह इस समय विधान परिषद के सभापति हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं और इस समय सतीश महाना हैं। उसके बाद कमलाकांत वर्मा जो हैं, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जो हैं, ये स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और एचपी मोदी क्या हैं? ये गणतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है। उसके बाद पहली महिला तो सरोजिनी नायडू थी, तो जो भारत की पहली महिला थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली थी और महिला भी थी राज्यपाल के रूप में। अजय सिंह बिष्ट, योगी जी का पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट, कभी कभी एग्जाम में आता है। जो यूपी के पदक्रम और व्यक्ति के आधार पर किस नंबर के सीएम हैं? तो ये 35 नंबर और 21 नंबर, व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं, ठीक है, और पद धारण के रूप में, पदक्रम के रूप में 35वें हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ 3, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर हैं। जौनपुर कई बार पूछता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर, बरहाज ये राप्ती नदी के तट पर है। मुक्ता गोरखपुर को पूछता है, राप्ती नदी के तट पर। उसके बाद बांदा किस नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर। हमीरपुर बेतवा नदी के तट पर। चित्रकूट मंदाकिनी या पैसुनी नदी के तट पर। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर। गाजियाबाद और नोएडा या हिंडन नदी के तट पर। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर, कई बार पूछता है, प्रतापगढ़ जो आंवला उत्पादन करता है, सई नदी के तट पर है। उसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बढ़ती है, यमुना 19 जिलों से होकर बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा और रामगंगा दोनों यूपी में। रामगंगा गंगा से कन्नौज में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में आके मिलती है। उसके बाद बदायूं में बूढ़ी गंगा जो है वो गंगा से आकर मिलती है। तो बूढ़ी गंगा भी गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। बूढ़ी गंगा बदायूं मिलती है और रामगंगा जो गंगा से कन्नौज में आके मिलती है। यूपी का
यमुना का यूपी में प्रवेश फैजाबाद सहारनपुर के पास फैजाबाद स्थान से। गंडक नदी महाराजगंज में प्रवेश करके अगले जिले कुशीनगर से निकल जाती है। मतलब गंडक नदी नेपाल के गोसाईनाथन से आती है और भगलपुर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, लेकिन ये महाराजगंज में एंट्री करती है, उधर कुशीनगर से निकल जाती है। ठीक है, नारायणी और शालिग्रामी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी का यूपी में प्रवेश तथा सरयू में कहाँ पर मिलती है? देखो शारदा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और सरयू में कहाँ मिलती है? तो शारदा नदी यूपी में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, जो कि आपको पता होगा पीलीभीत जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद सीतापुर बसरा में जो है ये सरयू से मिल जाती है। टोंस नदी गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद केन जो है बांदा में यमुना से मिलती है। ठीक है, उसके बाद भोजहा के पास, हाँ केन बांदा में यूपी में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा नामक स्थान है जिससे यमुना में मिल जाती है। और बेतवा ललितपुर में यूपी में प्रवेश करती है और हमीरपुर में, बेटवा है हमार, तो हमीरपुर में क्या होता है? यमुना से मिल जाती है और ललितपुर में पहुंचता है। ललितपुर बेटवा ललित। चंबल आगरा में यूपी में प्रवेश करती है, यमुना में मिलती है, तो मुरादगंज इटावा। ठीक है, मुरादगंज इटावा के पास जो है चंबल यमुना में मिलती है और आगरा में प्रवेश करती है।